ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है डेटा माइनिंग एंड एआई के बारे में। एंड दिस इज द आउटलाइन ऑफ द टुडेस लेक्चर एंड लेट्स स्टार्ट। सो एआई एज अ होल इन जनरल, हम उन तमाम टूल्स, टेक्निक, मेथड्स, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स या उन तमाम सिस्टम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेकर आते हैं जो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, which can mimic human behavior। इंसान के बिहेवियर को मिमिक कर सकते हैं, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, इंसान के बिहेवियर की तरह जो ना बिहेव कर सकते हैं। तो क्योंकि इंसान जब इंटेलिजेंस की बात होती है तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस का ना पैमाना ये है कि आप किसी भी सिचुएशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। एक चीज गर्म है, आप उसको नहीं पकड़ते क्योंकि यू आर ट्राइंग टू मेक सम डिसीजन अबाउट इट कि ये गर्म है, मुझे डैमेज होएगा, तो मैं नहीं इसे पकड़ूंगा। ठीक है, तो दिस इज ए इन जनरल। तो हम कोई भी ऐसे सिस्टम बना रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर है, चाहे वो हार्डवेयर है, या अम, कुछ भी ऐसे रोबोट, कोई ऐसा रोबोट है जो इंसान की तरह एक्ट कर सकता है, तो हम उसे एआई की अंदर लेकर आते हैं। एआई में ना, अब आगे फर्दर, एआई एक जनरल डोमेन है, जस्ट लाइक केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री एक जनरल डोमेन है, उसके अंदर बहुत सारी सब ब्रांचेस होंगी। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ कोर ब्रांचेस जो आपको नजर आती हैं, जो बार बार आपको सुनने में मिलती हैं, वो है मशीन लर्निंग। सबसे सर फहरिस्त है मशीन लर्निंग। एक्चुअली दे आर एल्गोरिदम्स। और अगर मोर जनरल या मोर स्पेसिफिक एक्चुअली होके बात की जाए तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स को हमने ऑटोमेट किया है इस तरह से कि हम इंटेलिजेंस या एआई को अचीव कर सकें। नॉर्मली आप स्टैट अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑटोमेशन नहीं होती, उसमें इंटेलिजेंस का एलिमेंट नहीं होता। इंटेलिजेंस का एलिमेंट मतलब क्या है कि हम अपने पास से सीखते हैं और फ्यूचर में अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। आप आप कोई भी रोड पे जा रहे हैं तो आपने सड़क क्रॉस करनी है या नहीं करनी, आप ये किस बेस पे डिसाइड करते हैं? ऑन द बेस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो मशीन लर्निंग बेसिकली यही काम है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, और ये करते क्या है कि आप जो भी इनको डाटा प्रेजेंट करते हैं उसमें उसकी बेस पे ये उसमें से पैटर्न्स को लर्न करके अपने पास रख लेता है। और जब आप सिमिलर डाटा या सिमिलर सिचुएशन उनको देते हैं तो वो फिर प्रेडिक्ट करते हैं कि व्हाट विल बी द आउटकम। बट वो आउटकम किस बेस पे है? ऑन द बेस ऑफ द डाटा और ये ट्रेनिंग प्रोसेस यू हैव अचीव्ड। तो कोर ब्रांचेस में सबसे पहली जो है मशीन लर्निंग है। फिर एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आप क्या करते हैं? कंप्यूटर्स को अनेबल कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। सबसे क्लासिक एग्जांपल आपको जो इसमें नजर आती है कौन सी है? ये चैट जीपीटी। जितनी जनरेटिव आई एआई ये एनएलपी के अंडर आती है। ठीक है, आजकल इसके एप्लीकेशंस बहुत वाइडर हैं। तो ये एआई की ये वाली ब्रांच है कि जहाँ पे आप कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। ठीक है, ओके। देन कम्स द कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में कंप्यूटर विजन में क्या होता है कि हम अपनी मशीन को, अपने सिस्टम को सिखाते हैं क्या, कि वो इमेजेस और वीडियोस, यानी जो भी विजन, जो भी आप देखते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर में या तो इमेजेस होते हैं या वीडियोस होते हैं। ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करना और उनको इंटरप्रेट करना।
तो नॉर्मली आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको अपनी आंख से देखकर, आपका मुशाहिदा कर कर आपको डायग्नोस करेगा कुछ ना कुछ। लेकिन यही काम आपने कंप्यूटर से करवाना हो तो आपको उसको कोई पिक्चर खींच कर देनी पड़ेगी, एंड वो फिर इंटरप्रेट करेगा कि ये आपको कोई बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, जिसका आप सीसीटीवी कैमरा की बेस पे ट्रैफिक वायलेशंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो किससे कैलकुलेट करते हैं? वो देख रहा है कि अच्छा, ये लाइन थी, इससे आगे ये क्रॉस कर लिया है, या सिग्नल रेड था तो इस एक गाड़ी या बाइक वाले ने क्रॉस कर लिया है, तो वो कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस में आता है। सिमिलरली रोबोटिक्स। ठीक है, आप मशीन्स ऐसी डिजाइन कर रहे हैं जो कि फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकली आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब वो मशीन किसी तरह की भी हो सकती है, जैसे कि लोगों ने पेट्स भी बनाए हुए हैं, खिलौने बनाए हुए हैं, क्लीनर्स बनाए हुए हैं, वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह, हाउस होल्ड के लिए असिस्टेंट बनाए हुए हैं, रोबोट्स वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हुई हैं। सो इसका मतलब है कि रोबोटिक्स की वो जंग लड़ने के लिए रोबोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, वर्चुअल सोल्जर तो नहीं कह सकते, रोबोटिक सोल्जर्स बनाए हुए हैं लोग आर्मी में। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी जो आर्मी में इसकी एप्लीकेशन है। रोबोटिक्स इज अनदर ब्रांच ऑफ एआई। एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली ह्यूमन डिफरेंट डोमेन्स में एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। जैसे आप कहते हैं कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट, या कोई और डोमेन स्पेसिफिक आप जो भी उठा लें। तो उस चीज को रेप्लिकेट करना, कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं या एआई को इस काबिल करें कि वो ह्यूमन एक्सपर्ट के तौर पे एक्ट कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, उसे हम एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं, काइंड ऑफ। लेकिन बहुत सारी इसमें से जर्नल भी हैं, जिससे मशीन लर्निंग जर्नल है। ठीक है, एनएलपी जर्नल है। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम स्पेसिफिकली उसके लिए होती है, एक्सपर्ट के लिए होती है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गया एआई। ये एआई का एज अ होल एक पता है कि आपको स्कोप पता लग गया कि क्या क्या स्कोप है एआई का। फिर डेटा माइनिंग की तरफ आते हैं। डेटा माइनिंग में इट्स वेरी सिंपल। आप माइन कर रहे हैं डेटा को। माइन करने से मतलब क्या है कि आप डिस्कवर कर रहे हैं उसमें पैटर्न्स को, कोरिलेशंस को, कोई अनयूजुअल फिनोमेना या एनॉमली। ठीक है, कोई यूजफुल इंसाइट्स जो आप लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज, आप 1 महीने 2 महीने या साल का डाटा लें, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज का, तो उससे आपको नहीं क्लाइमेट चेंज का पता लगेगा। अनलेस अनटिल आप पिछले 20 साल, 25 साल या 100 साल का डाटा लें, फिर आपको पता लगेगा हाँ क्लाइमेट चेंज हुई है। लेकिन साल के डाटा लेने से या 2 साल के डाटा लेने से आपको नहीं अंदाजा होगा। सो इसका मतलब है कि हमें डाटा में से कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करना चाहते हैं। डाटा बेशुमार है। ठीक है, लोगों ने बेतहाशा डाटा कलेक्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम उसको माइन करने का। ठीक है, उसमें से कुछ निकालने का है। अब एक ही पिक्चर है, आपने एक सीन कैप्चर किया हुआ कैमरे में, तो उसमें से हर बंदा अलग अलग चीज़ अखज करेगा। ऐसा ही है ना? ठीक है, बच्चे इसमें से कुछ और इंटरप्रेट करेंगे, बड़े किसी और तरह, मर्द किसी और तरह, औरतें किसी और तरह। ठीक है, और एज ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर कोई अपने अपने मुताबिक उसमें से इंटरप्रिटेशन एस्टेब्लिश करेगा। सो दिस इज डाटा माइनिंग। तो आपके पास टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, विजुअलाइजेशन टूल्स हैं, जिसके थ्रू आप डाटा में से इंसाइट्स को कैप्चर करें। तो दिस इज डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग में बेसिकली नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस है, जिसमें क्या है, डाटा सिलेक्शन। सबसे पहले आप रेलिवेंट डाटा लेते हैं डेटाबेसेस में से, डाटा को प्री प्रोसेस करते हैं। प्री प्रोसेस करने से मतलब उसको उसको क्लीन करना, अनवांटेड डाटा उसमें रिमूव करना, उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज हैं उसको हैंडल करना, उसको अगर ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, जैसा नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह,
डेटा माइनिंग करते हैं। डेटा माइनिंग में आप एल्गोरिदम कोई ऐसा, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप मैन्युअली उसको इंटरप्रेट कर सकें, तो नॉर्मली आपके पास एल्गोरिदम्स होते हैं। इस ऊपर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स थे, वो भी डाटा माइनिंग करते हैं। फिर उस डाटा, जो भी आपके पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं उसको फिर इंटरप्रेट करना, और फिर उसमें से इंटरप्रेट करके बाद में नॉलेज को, नॉलेज क्या होता है कि आपको कोई चीज़, आपके आपने कोई पैटर्न डिस्कवर किया है, उसको एक पर्टिकुलर डोमेन में अप्लाई कर रहे हैं, अपनी फाइंडिंग्स को एक पर्टिकुलर डोमेन में डिसीजन मेकिंग के लिए अप्लाई करें। सो दिस बिकम्स अ नॉलेज। ठीक है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट की है, उसको जब आप अप्लाई करते हैं किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो दिस बिकम्स नॉलेज। अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन ही होती है। ठीक है, एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ, इसकी बहुत ब्राइडर दोनों डोमेन्स की अगर बात की जाए, तो इसमें डिजीज डायग्नोसिस, डिस्कवरी वगैरह, पेशेंट आउटकम प्रिडिक्शन वगैरह, हेल्थ केयर में है ये। फाइनेंस में फिर बहुत वाइडर एप्लीकेशन है, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग, ट्रेडिंग वगैरह। रिटेल और ई कॉमर्स में रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं, डिमांड फोरकास्टिंग है, कस्टमर सेगमेंटेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर बात की जाए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रूट ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैफिक प्रिडिक्शन। आप मैप से देखते हैं अक्सर आपको ये चीज़ें नजर आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में बात की जाए तो मेंटेनेंस को प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होती है, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन में ऑप्टिमाइजेशन। एजुकेशन में बात की जाए तो पर्सनलाइज लर्निंग, स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन, ये सब कुछ आप इनकी एप्लीकेशन में है, दोनों डोमेन्स की। अच्छा, अब इसके अगले स्टेप की तरफ आते हैं, जो कि है डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड एक्सप्लोरेशन। अच्छा, प्री प्रोसेसिंग क्यों मैटर करती है? हमें डाटा आ गया, हम उसे डाटा के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? वाई वाई डू थिंक? आपने एक सेंसर से या लैब में कहीं से भी डाटा प्रोड्यूस किया, एक्सपेरिमेंट की केस कोई रन किया, उसमें आया आपके पास डाटा, तो आप उसको डायरेक्टली एल्गोरिदम को या कंप्यूटर को या एआई सिस्टम्स को क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। ठीक है, कुछ अगर उसके लिहाज से प्रॉब्लम्स की जाए तो, डिस्कस किए तो, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो आते हैं वो उसमें सर रेफरेंस जो है कि उसमें इनकम्प्लीट डेटा हो सकता है आपके पास में। हाँ, ज्यादा होना कोई बड़ी बात, इनकरेक्ट हो, इनकंसिस्टेंट हो, इनकरेक्ट होना, इनकम्प्लीट होना। एक है डाटा आ गया, इनकम्प्लीट है, यानी कुछ फील्ड्स आपके पास आई नहीं, कुछ रीडिंग्स आई नहीं। एक है इनकरेक्ट आना, इनकरेक्ट आना कि आपने जिस ब्लड प्रेशर चेक किया लेकिन ब्लड प्रेशर आपके पास नहीं आ रहा। इसका मतलब इक्विपमेंट में फॉल्ट हो सकता है या किसी और चीज़ में फॉल्ट हो सकता है। एंड इसका डाटा इनकंसिस्टेंट होना। इनकंसिस्टेंट ये कि आपने एक वक्त कोई टेस्ट किया तो उसकी रीडिंग कुछ और आई, अब सेम सेटिंग के साथ दोबारा आपने रिपीट किया तो आपकी रीडिंग कुछ और आ गई, तो इनकंसिस्टेंसी आ गई। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट सेटिंग में तो आपके पास सेम रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है, तो ये सारा जो ना, ये क्या है, प्रॉब्लम्स हैं डाटा की। और ये प्रॉब्लम किस वजह से होता है कि आपके डाटा प्री प्रोसेस नहीं हुआ, आपको उसको प्री प्रोसेस करना चाहिए। अच्छा, उसमें क्या कॉमन प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो ऐसे यहाँ पे जिक्र किया गया कि मिसिंग वैल्यूज होना, कुछ फील्ड्स ब्लैंक आपके पास आ गए, नॉइजी डाटा होना, रैंडम वैल्यूज, कुछ रैंडम वैल्यूज आपके पास जनरेट हुई है, वो आपके पास जमा होती गई। ठीक है, एंड आउटलायर्स होना। आउटलायर्स का तो पता है, आउटलायर्स बेसिकली ऐसी वैल्यूज जो कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, वो आउटलायर्स होते हैं। जैसा आप एज की बात करते हैं, अब एज का डाटा आप अगर ले रहे हैं तो आप कहते हैं कि ज़्यादा लोगों की एज, चलें जी, 20 ईयर्स से लेकर या 10 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स या 70 ईयर्स तक है, लेकिन एक एज कहीं पे किसी लिखी हुई है 170 ईयर्स, तो वो है मोस्ट प्रोबेबली आपका इनकरेक्ट या इनकंसिस्टेंट डाटा की एक एग्जांपल है, या
एक आउटलायर, ठीक है। तो इस तरह एज नेगेटिव में नहीं हो सकती, वो भी इनकरेक्ट, या वो उससे आपको पॉइंट आउट करता है। तो इनकंसिस्टेंट डाटा हो सकता है, डुप्लीकेट डाटा हो सकता है कि सेम रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स एंटर किया हो किसी ने। इम्बैलेंस डाटा हो सकता है कि आपके पास दो कैटेगरीज का डाटा है, जिसका आप कहते हैं हेल्दी और डिजीज, हेल्दी या पेशेंट्स का डाटा ना, हेल्दी पर्सन और पेशेंट्स का डाटा। तो अब इम्बैलेंस डाटा क्या कहता है कि आपके पास 50 पेशेंट्स का डाटा है, तो 50,000 हेल्दी लोगों का डाटा है। यानी पेशेंट्स का डाटा सिर्फ 50 लोगों का है, लेकिन दूसरा आपके पास 50,000 आए हुए हैं। तो हेल्दी लोग ज्यादा डाटा आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इनबैलेंस डाटा। इस तरह के डाटा की बेस पे आप कोई प्रिडिक्शन या कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो अगर ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, द अदर डे हमने कुछ टेक्निक्स देखी भी थी इसमें से, पिछले वीक, नहीं मंडे वाले दिन देखी थी। अच्छा, एनीवेज, तो प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मिसिंग वैल्यूज। अच्छा, मिसिंग वैल्यूज जो ना बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू डाटा, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से आप या सेंसर्स से आप जब कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स जैसा लाइट की डिस्टोर्शन हो गई, लाइट की फ्लक्चुएशन हो गई, तो आप पे कुछ डाटा, यहाँ पे जो सेंसर रीस्टार्ट नहीं हुआ, रीस्टार्ट होते होते या हुए मेल फंक्शन हो गया या वट एवर, तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन मिसिंग वैल्यूज, रोज या कॉलम्स है जो ना मिसिंग आ गया, ठीक है। कुछ आपके टाइम का डाटा उसमें डिलीटेड आएगा। तो नॉर्मली आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, आप देख अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा, तो आप उस रो या उस कॉलम का मीन ले लेते हैं और वो वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, मिसिंग वैल्यूज को वैसे फिल कर देते हैं। जो मीन वैल्यू होती है उसको वहाँ पे मीन या मीडियन या मोड जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक। अम, आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट दैट डाटा, ठीक है। खासतौर पे लीनियर मॉडलिंग, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह। एंड इससे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अगर आपके पास प्रीवियसली नॉन वैल्यूज हैं टाइम सीरीज डाटा में, खासतौर पे ये, तो उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर फिलिंग आउट दैट डाटा। डाटा नॉर्मलाइजेशन। ओके, सो डाटा को प्री प्रोसेस करने के वास्ते जो पॉपुलर टेक्निक्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो डाटा नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग की टेक्निक्स है, ठीक है। हमारे पास समटाइम्स डाटा जब आता है, तो और ख़ास तौर पे हम जब खुद कलेक्ट कर रहे होते हैं किसी सेंसर से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जहाँ से भी, तो यू नीड टू मेक श्योर कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं दे आर एट द सेम स्केल, ठीक है। उसकी वजह कि अगर उन वैल्यूज़ का स्केल डिफरेंट होगा, तो अल्टीमेटली जब हम मशीन लर्निंग या एआई बेस्ड मेथड में अप्लाई करेंगे, तो इट विल रिजल्ट इन ह्यूज कंप्यूटिंग पावर, ठीक है। आपको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि बिगर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सीपीयूज भी फिर बिगर चाहिए होंगे। तो इसके लिए हम उन उन वैल्यूज को स्केल कर देते हैं। ये हमने मिन मैक्स स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। एंड मिन मैक्स स्केलिंग बेसिकली उस डाटा की जाती है जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी ना हो, ठीक है। एंड इसमें हम वैल्यूज को, तमाम वैल्यूज को, चाहे वो जितनी बड़ी हैं या जितनी मर्जी छोटी हैं, उनको 0 और 1 के दरमियान मैप कर देते हैं, ठीक है। इससे जी स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन भी है। इससे ये नॉर्मली इसे स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं, अकेला स्टैंडर्डाइजेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली यूज़ किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे आपकी वैल्यूज ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड हैं, ठीक है, या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड इसमें करते हम क्या है कि इसमें हम मीन जो है ना वो जीरो कर देते हैं अपने डाटा का, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 1 कर देते हैं। तो उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कंट्रोल में लेकर आते हैं।
इससे रोबस्ट कोलिंग है, ये भी मीन और इंटर क्वार्टर रेंज की बेस पे होता है। एंड ये उस केस में होता है जब डाटा की में बहुत ज़्यादा आउटलायर्स मौजूद हैं। अच्छा, एक टर्म यूज होती है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ईडीए। शायद आप लोगों ने कभी किया हो तो। ईडीए जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम, ये ऐसा डाटा एनालिसिस है जो कि जिसमें हम डाटा को सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं। सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए हम ये डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। मसलन इसमें की टेक्निक्स कौन कौन सी यूज हो रही हैं? आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में सुना होगा। हाँ, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्क्यूनेस। ठीक है, ये सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं। एंड नॉर्मली इनका रोल होता है टू डिस्क्राइब अ सिंगल वेरिएबल। मीन आप नॉर्मली से एक सिंगल वेरिएबल का निकाल रहे होते, तो आपने वेरिएबल टू वेरिएबल जब कंपेयर करना है जो तो आप नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू माइंड कि जब आप मीन मीडियन मोड को देख लेते हैं तो हिस्टोग्राम्स वगैरह को देख सकते हैं आप। हिस्टोग्राम्स जो है ना, दे आर वेरी गुड इन विजुअलाइजिंग, विजुअलाइजिंग व्हाट, the distribution of values in a particular variable। मीन से आपको सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आती है, लेकिन वो एक्चुअली वो वैल्यू कहाँ से कहाँ पे रेंज करती है, ठीक है, वो आपको नहीं पता लग रहा होता। तो इस हिस्टोग्राम से डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स बहुत सारे किस्म के हैं, उससे आपको क्या होता है, एक ही वेरिएबल का भी आप अगर वो ड्रॉ करते तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज पता लगता है। ठीक है, बॉक्स प्लॉट्स, आउटलायर्स और क्वार्टर्स को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। स्कैटर प्लॉट्स कोरिलेशन और रिलेशनशिप पॉइंट करने के लिए यूज होते हैं। हीट मैप्स जो है वो भी कोरिलेशंस को, खास तौर पे जब आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल हो तो उसमें हीट मैप्स आर वेरी पॉपुलर। पेयर प्लॉट्स, आप पेयर वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं दो से ज्यादा वेरिएबल्स का, तो दैट इज कॉल्ड एज पेयर प्लॉट्स। मैंने इसको एग्जीक्यूट करके भी बता दूंगा अभी, तो यू विल कम टू नो। मशीन लर्निंग का एक लेक्चर मैंने जो ना प्रीवियसली भी रिकॉर्ड करके सेंड किया था आप लोगों को, उसको सुन लीजिएगा। देखिए, इन जनरल जो कि आज के ये वाला टॉपिक जो हमारा एआई और डाटा माइनिंग से रिलेटेड है, तो उसमें भी इसका जिक्र आना लाजमी है। तो इन जनरल हम मशीन लर्निंग की बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात की जाए तो तीन टाइप्स के होते हैं: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज वहाँ पे यूज की जाती है जहाँ पे आपका डाटा लेबल्ड, यानी कि आपके पास आउटपुट्स या आउटकम्स आपको पता हो, जैसा हेल्दी और डिजीज, स्मोकर, नॉन स्मोकर वगैरह इस तरह। और जहाँ पे आपके पास डाटा लेबल्स ना मौजूद हो, मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपको नहीं पता कि इसमें कौन सी फ्रॉडलेंट है कौन सी फ्रॉडलेंट नहीं है, आपके पास बस ट्रांजेक्शन का डाटा। ठीक है, सो वहाँ पे आप अनसुपरवाइज लर्निंग उसे कहते हैं। क्लस्टरिंग और पीसीए इसकी एग्जांपल है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली क्या होती है, आपकी जब ट्रेनिंग या लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है एआई बेस, मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम्स में, तो जैसे जैसे ट्रेनिंग हो रही होती है वैसे वैसे वो फीडबैक दे रहा होता है टुवर्ड्स द टू द फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द सिस्टम। और उस फीडबैक की बेस पे वो अपनी लर्निंग के पैरामीटर्स को चेंज कर लेता है रन टाइम पे। ठीक है, तो गेम्स, रोबोटिक्स आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस के रोबोट्स देखो ऐसे काम करते हैं कि जैसा एक एक पपी आपने बनाया है, रोबोट टॉय। ठीक है, तो वो क्या देखते हैं, वो आपके एक्शंस के मुताबिक वो एक्ट करता है। ठीक है, तो वो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ, इसकी बड़ी वाइडर एप्लीकेशन है इन रोबोटिक्स। इसमें की एल्गोरिदम्स मैंने कुछ वन लाइन में ही बस कर दिए हैं, ज्यादा डिटेल में तो खैर नहीं हम जा सकते थे। क्लासिफिकेशन के टास्क के लिए जहाँ पे आपके पास लेबल डाटा होता है, ठीक है, उनके लिए बड़े जो पॉपुलर एल्गोरिदम है वो कौन कौन से हैं? डिसीजन ट्रीज आर वेरी पॉपुलर, हर जगह यूज होते हैं।
ठीक है, कंपैरिजन के लिए वेल इस्टेब्लिश्ड है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये आपको ट्री लाइक फ्लो चार्ट देता है आपको, और जिसको आप आराम से इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। मतलब आपको एक मॉडल देता है जो कि आप अबाउट द डिसीजंस रूल आपको देता है, सेट ऑफ रूल्स जो कि जिनको आप विजुअली देख सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। फिर रैंडम फॉरेस्ट है। रैंडम फॉरेस्ट है ये एक डिसीजन ट्री बनाने के बजाय हम एक ही डेटा सेट के बहुत छोटे छोटे सब सब डेटा सेट बना लेते हैं और उससे छोटे छोटे डिसीजन ट्री बना लेते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि एक डेटा सेट पे एक बड़ा सा ट्री बनाएंगे, तो आप हम छोटे छोटे ट्रीज बना लेते हैं। तो इट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रैंडम फॉरेस्ट। तो खैर, अम, इसमें एक बैगिंग का कॉन्सेप्ट है। बैगिंग का मतलब जनरल में बता देता हूँ, तो तकनीक को तो नहीं पूरा डिस्कस किया जाता, लेकिन वो ये होता है कि हम रैंडमली सब डेटा सेट्स क्रिएट करते हैं और हर डेटा सेट पे एक डिसीजन ट्री बिल्ड करते हैं। तो वो छोटी छोटी ट्री बन जाती है। इसका फायदा क्या होता है? एक ट्री की बजाय हम छोटे छोटे हजारों ट्रीज ऐसे क्यों बना रहे हैं? एक तो ये कि तमाम वेरिएबल्स इक्वली जो ना अपीयर होने हो जाएंगे इन योर डिसीजन ट्री। जब आप एक ट्री बनाते हो तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स इग्नोर हो जाएंगे, खासतौर पे जहाँ पे हाई डायमेंशनल डाटा होता है वहाँ पे, यानी जहाँ पे नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा हों, सभी फीचर्स पिक नहीं हो सकते। तो हम इसलिए रैंडम फॉरेस्ट इस तरह के केसेस में ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि वो तमाम फीचर्स को मौका मिल जाता है इन टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एस वी एम, ठीक है। एस वी एम ना, इसमें हम बेसिकली इसमें हाइपर प्लेन का कॉन्सेप्ट है। हाइपर प्लेन से मतलब वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। एंड वी यूज दोज हाइपर प्लेन्स टू सेपरेट द टू क्लासेस। दो क्लासेस, ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम में यूज हो रहा है, तो दो क्लासेस को सेपरेट करने के लिए हाइपर प्लेन्स, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन्स फाइंड करने के बेसिकली। के नियरेस्ट नेबर्स हम ये कहते हैं के नियरेस्ट नेबर में कि अम, दो सेंट्रॉइड्स या दो क्लस्टर्स मौजूद हैं, दो ग्रुप्स मौजूद हैं, सॉरी क्लस्टर्स नहीं, दो ग्रुप्स मौजूद हैं। तो आप की जो वेरिएबल की वैल्यू जिसके करीब थी, आप उस वैल्यू में, आप उस क्लस्टर में चले जाए। इसे इसलिए के नियरेस्ट क्लस्टर्स कहते हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है के एन एन का। नाइप बेस है। नाइप बेस में जो है ना बेसियन थ्योरम पे करता है, और ये वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन करता है। इसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। ये भी बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ है वो सिग्मॉइड आउटकम है। सिग्मॉइड आउटकम वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपका रिलेशन हमेशा के लिए लीनियर नहीं रहता। लीनियर से मतलब ये कि आपकी कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रेशोल्ड से बियॉन्ड नहीं जा सकते। सो सिग्मॉइड फंक्शन को हम यूज़ करते हुए जो ना बाइनरी आउटकम्स को प्रेडिक्ट करते हैं। अच्छा, ये हो गया क्लासिफिकेशन। पे रिग्रेशन एल्गोरिदम्स हैं। लीनियर रिग्रेशन वेरी पॉपुलर और वेरी सिंपल। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को अगर आपने लीनियर फैशन में कोरिलेट करना है, कोरिलेशन फाइंड उसका एस्टेब्लिश करना है, तो दैट विल बिकम लीनियर रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी है, रिज एंड एसओ भी है। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आप लीनियर रिग्रेशन को पॉलिनोमियल फीचर्स के थ्रू लीनियर रिग्रेशन करता है। पॉलिनोमियल फीचर्स में या उनके फीचर्स को पहले पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनको लीनियर रिग्रेशन उनका एस्टेब्लिश करते हैं। लीनियर रिलेशनशिप, रिग्रेशन का मतलब रिलेशनशिप है बेसिकली, ठीक है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। एंड रिज एंड लेसो में बेसिकली L1 L2 रेगुलराइजेशन टेक्निक्स हैं, उनको यूज करते हैं रेस्पेक्टिवली और फिर लीनियर रिग्रेशन करते हैं। तो ये उसके कुछ, ये मैं जनरल जनरल बता रहा हूँ। हम एल्गोरिथम की डिटरमिनेंट डायरेक्ट क्लस्टरिंग में के मींस वेरी पॉपुलर। आप नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ये उस केस में है जहाँ आपके पास डाटा के वेरिएबल्स, सॉरी डाटा के लेबल्स नहीं होता, ठीक है, क्लस्टरिंग के। तो क्लस्टरिंग में के मींस क्लस्टरिंग है, डीबी स्कैनर हटाने का क्लस्टरिंग है।
के मीन्स क्लस्टरिंग में क्या होता है, आप नंबर ऑफ केस, नंबर ऑफ क्लस्टर्स पहले डिसाइड कर लेते हैं, और फिर उसमें असाइन कर देते हैं कि ओके ये पॉइंट क्लस्टर वन में जाएगा, ये क्लस्टर टू में, ये क्लस्टर थ्री में, या ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, जस्ट लाइक दिस। डीबी स्कैन में ये अच्छा, क्ले मीन्स में ना आपके क्लस्टर सारे ना स्फेरिकल शेप में होते हैं, लेकिन डीबी स्कैन में आपके क्लस्टर्स बड़े छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों में फर्क है, डीबी स्कैन में और उसमें डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में और के मीन्स क्लस्टरिंग में। तो आपकी क्लस्टर्स की डेंसिटी जो है ना वो डिफरेंट होती है। तो इसको आई गेस कनकेव या कन्वेक्स, पता नहीं, ऐसे कुछ क्लस्टरिंग भी कहते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा। बट फिलहाल के क्लस्टरिंग में दो अप्रोचेस हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। आप एक बड़ा क्लस्टर बना लेते हैं और फिर आस्ते आस्ते उसमें ग्रुपिंग करते जाते हैं, या आप क्लोजली रिलेस्टेड क्लस्टर बनाते हैं, उनको एक बड़े ग्रुप में मर्ज करते हैं, फिर उस बड़े ग्रुप को किसी और इस तरह एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एक ट्री ऑफ क्लस्टर्स आप हेरिटेज क्लस्टरिंग में बना लेते हैं। तो ये क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, और भी बहुत सारी हैं। मैंने वो बताई हैं जो पॉपुलर हैं। एवेल्यूएशन के लिए टेक्निक्स यूज की जाती हैं, कौन कौन सी? एक्यूरेसी सबसे कॉमनली यूज टेक्निक है, जो कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में बहुत पॉपुलर है। प्रिसिजन है, रिकॉल है, फन स्कोर है, एयूसी है। ठीक है। इसके अलावा आरएमएसई है, रूट मीन स्क्वेयर एरर जिसे आप कहते हैं, और आर स्क्वेयर्ड एरर। ठीक है। ये दोनों रिग्रेशन के लिए नॉर्मली यूज होती हैं। एंड ये आके इनके ओवरव्यू है कि कब कब हम यूज करते हैं। एक्यूरेसी नॉर्मली बैलेंस क्लासेस के लिए यूज की जाती है, बाकी अनबैलेंस के लिए ना ये बाकी जैसा F1 स्कोर खास तौर पे आपके पास अगर क्लासेस बैलेंस नहीं है तो आप F1 स्कोर यूज करें बजाय इसके एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी यूज करना ही है तो फिर वेटेड एक्यूरेसी यूज करें, जिस क्लास की जितनी वेटेज है उसके मुताबिक उसकी एक्यूरेसी वो की रहती है। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट हमने अम, देखा था इन ईसी टेक्निक्स भी। डू यू रिमेम्बर इट? ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होती है? अच्छा चल, ओवर फिटिंग की पहले बात करते हैं। आपका मॉडल इतना ज्यादा लर्न कर लेता है कि वो नॉइज को भी इंक्लूड कर लेता है, वो हाई वेरिएंस को भी इंक्लूड कर लेता है, वो बायसनेस को भी इंक्लूड कर लेता है, और इसकी वजह से ये होता है कि इट बिकम्स वेरी स्ट्रिक्ट। यानी कि स्ट्रिक्ट से मतलब वो स्पेशलाइज बन जाता है। और अब जब आप उसको कोई भी फ्यूचर में सिनेरियो देते हैं टू कि आप इसे प्रिडिक्ट करो, तो नॉर्मली अगर तो वो उसकी वैल्यूज, वो वैल्यूज जो आप दे रहे हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं आपके मॉडल की वैल्यू से, मॉडल जिस पे ट्रेन हुआ है उसकी वैल्यू से, तो फिर तो वो बड़ा अच्छा प्रिडिक्ट करेगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी भी डिविएशन है तो वो उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, यानी इसमें जनरलाइज नहीं कर पाएगा। ये ऐसा ही है कि एक कोई एक्सट्रीमिस्ट पर्सन, अब एक्सट्रीमिस्ट पर्सन जो को जब भी आप कोई बात करेंगे, अगर आपका थोड़ा सा मॉडरेट व्यू है किसी बारे में, तो वो एक्सट्रीमिस्ट पर्सन ना उसको नहीं बर्दाश्त होगा, वो फौरन रिएक्ट करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप उसके मतलब की ही बात करेंगे फिर वो खुश है। तो ये है ओवर फिटिंग। ठीक है। तो आपने, यू हैव ट्रेन्ड अ मॉडल जो, और वो आपने इसको इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया है कि, और समटाइम ये इस वजह से नॉर्मली होता है कि आपने ट्रेनिंग जो डाटा है, मसलन अगर आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें 90% आपने ऑब्जर्वेशन पे ट्रेनिंग ही कर दी है, तब उसमें आपकी टेस्टिंग के लिए आपके पास सिर्फ 10% डाटा बच गया। ठीक है, जो कि ज़्यादा नहीं है। तो आपकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गई है कि अब आपका मॉडल ना बहुत अच्छे से सीख गया है सिर्फ एक ही चीज़ को, वो जनरलाइज नहीं कर सकता। हमें चाहिए होती है जनरलाइजेशन
कि सिचुएशन से हट के भी कुछ आ जाए तो हम प्रिडिक्ट कर पाए। सिंपल इज दैट। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि आप मेडिकल की फील्ड में आपको बिल्कुल स्पेशलाइजेशन चाहिए, ओवर फिटिंग चाहिए, लेकिन अगर कोई अनयूजुअल बीमारी आ गई है, ट्यूमर आ गया है, तो वो इमेजेस में आ गया है, और अब सर्जन को तो नहीं पता क्योंकि वो तो सिर्फ इमेज देख रहा होता, या स्पेशलिस्ट को तो नहीं पता होता। तो मॉडल या इमेज प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो मॉडल को प्रिडिक्ट करना चाहिए कि यार ये दिस इज समथिंग जो कि विच इज ऑल्सो ट्यूमर। हाल तो उसने प्रीवियसली उस ट्यूमर को इनकाउंटर नहीं किया, उसकी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं थी, लेकिन उसको प्रिडिक्ट करना चाहिए कि ये भी कोई ऐसी चीज है ब्रेन में या जहाँ पे भी कमी है, कि ये भी ट्यूमर हो सकता है। नई नई बीमारियां आती रहती हैं। तो ओवर फिटिंग ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी सी जनरलाइजेशन भी चाहिए। अंडर फिटिंग मॉडल इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि वो बहुत आराम से पैटर्न्स उसने लर्न कर लिए हैं ड्यू टू लो वेरिएंस एंड हाई बायस। एंड अंडर फिटिंग की वजह से भी आपकी एक्यूरेसी बहुत बहुत हाई आएगी। आप उसे जो भी पुट करिए जा रहे हैं वो उसे प्रिडिक्ट करिए जा रहा है। ठीक है। एंड सो हमें ना तो अंडर फिटिंग चाहिए, ना ही मतलब इतना भी मॉडरेट नहीं होना चाहिए कि जो ना, इसकी इंसानों में तो एग्जांपल पता नहीं क्या ही बनेगी, लेकिन आप देखिए हाइपर हाइपर मॉडरेट पर्सन, ठीक है, जिसके लिए सब कुछ एक्सेप्टेबल है, काइंड ऑफ, आई गेस दिस इज विल बी अंडर फिटिंग। तो हमें जर्नलाइजेशन यानी बीच वाला रास्ता देखना। आइडियल मॉडल कौन सा होता है जिसमें आपके पास बैलेंस, बायस हो, वेरिएंस हो, गुड परफॉर्मेंस हो ऑन बोथ ट्रेनिंग। अच्छा, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का ना पता कैसे लगता है? पता उस वक्त ही लगता है जब आपका जो मॉडल ट्रेन हुआ है आप उसे किसी अनसीन डाटा पे अप्लाई करते हो। अनसीन डाटा पे को प्रिडिक्ट करो जी, पता उसी वक्त लगता है, उससे पहले आपको नहीं बताएगा। आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई आ रही है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग का शिकार भी हो सकते हैं। दिस कैन बी अ थिंग। देन दे आर रेगुलराइजेशन टेक्निक्स की करना चाहते हो, ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो वो है K4 क्रॉस वैलिडेशन। और वैसे और भी बहुत सारी एलडी स्टॉपिंग है, ड्रॉप आउट है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। अच्छा, रेगुलराइजेशन टेक्निक से किस लिए होती हैं? टू अवॉइड दिस ओवर फिटिंग प्रॉब्लम या अंडर फिटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। हम उसके लिए रेगुलराइजेशन करते हैं। अब उसमें L1 L2 रेगुलराइजेशन है, K4 क्रॉस वैलिडेशन, अर्ली स्टॉपिंग है। K4 में जैसे हम कहते हैं ना कि अपने डेटा सेट को इक्वल फोल्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 5 फोल्ड अगर कर रहे हैं तो अपने डेटा को 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया। 4 पे ट्रेनिंग की, 1 पे टेस्टिंग, फिर वो जो जिस पे टेस्टिंग किया उसको ट्रेनिंग का पार्ट बनाया, बाकी 4 पे ट्रेनिंग की, 4 पे ट्रेनिंग, 1 पे टेस्टिंग, 4 पे ट्रेनिंग, 1 पे टेस्टिंग। तो बारी बारी जो 5 जो चंक्स बनाए हैं हर किसी पे में से एक पोर्शन आपने टेस्टिंग के लिए रख लेना, और बाकी सब पोर्शंस ट्रेनिंग के लिए रख। अगर 10 फोल्ड है तो इसके अंदर 10 पोर्शंस बनाए हैं, 9 ट्रेनिंग के लिए, 1 टेस्टिंग के लिए, 9 ट्रेनिंग के लिए, 1 टेस्टिंग के लिए। ये प्रोसेस 10 टाइम्स रिपीट होगा, 10 फोल्ड है। तो सब पे ट्रेनिंग हो चुकी होगी, सब पे टेस्टिंग हो चुकी होगी। दिस इज अ सिंपल, बाकी भी टेक्निक्स हैं, यू वांट टू लुक एट इट। डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स नेचर इंस्पायर्ड या बायो इंस्पायर्ड कंप्यूटेशन टेक्निक्स हैं, एंड एआई में बहुत पॉपुलर है पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड हर प्रॉब्लम डोमेन में इसको अप्लाई किया गया है। अगर ह्यूमन ब्रेन की बात की जाए तो ह्यूमन ब्रेन में तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, और वो कनेक्टेड किससे हैं?
सी एफ सिनेप्सिस से। ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर। तो अब इसका मतलब है कि आप देखें 86 बिलियन न्यूरॉन्स का मतलब ये कि अब हर मरतबा जब स्टिमुलेशन जाती है ब्रेन तक, तो कितने पाथवे से होके गुजर रही है, कितनी प्रोसेसिंग हो रही है, क्योंकि जितने न्यूरॉन्स एक दूसरे कनेक्टेड हैं उतने ज्यादा पाथवेज हैं। और इन दी एंड ब्रेन डिसीजन मेकिंग करनी है, आउटकम प्रिडिक्ट करनी है, जिसके मुताबिक आप एक्ट करते हैं। तो बहरहाल एक जनरल लेआउट इसका जो है वो है इनर लेयर। वैसे 3 लेयर्स जनरली कंसिडर करते हैं लोग, इनर लेयर, हिडन लेयर और आउटर लेयर। ठीक है। इनर लेयर आपकी इनपुट होते हैं, जो आप वेरिएबल्स इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट आपकी जो आउटकम फाइनल होती है, प्रिडिक्शन या क्लासिफिकेशन जो भी है। हिडन लेयर एक भी हो सकती है और हजारों भी हो सकती है। और हिडन लेयर के दरमियान ही ये सारे इंटरचेंज और डिफरेंट पाथवेज, आउटकम्स हम एक्सप्लोर करते हैं हिडन लेयर के दौरान। तो हिडन लेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वेट्स। वेट्स तो खैर तमाम एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने के लिए वेट्स होते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन किस क्या करते हैं, हम एक लीनियर पैटर्न को नॉन लीनियर पैटर्न में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हम एक फंक्शन होते हैं, इसमें सिग्मा, tan h, सॉफ्ट मैक्स, ये सारे जो एक्टिवेशन फंक्शन, हम एक लीनियर पैटर्न को नॉन लीनियर पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शन ठीक है। और वेट्स एंड बाइसेस, हर न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान एक पर्टिकुलर वेट होता है। ठीक है। जो इसके साथ एड अप होता जाता है लेयर टू लेयर। ये एक्टिवेशन फंक्शन मुख्तलिफ किस सिचुएशन में क्या आप यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेड जैसा सिग्मॉइड है, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, सॉफ्ट मैक्स मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए है। ठीक है, दिस एंड दैट। इसमें न्यूरल नेटवर्क्स में अम, जैसे वो होता है कि फॉरवर्ड प्रोपिगेशन एंड बैक प्रोपिगेशन होती है, दो प्रोसेसेस। तो फॉरवर्ड प्रोपिगेशन का मतलब है कि आप इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर की तरफ जा रहे हैं, एंड बैकवर्ड का मतलब है कि फिर आउटपुट लेयर से वापस आते हैं पीछे इनपुट लेयर की तरफ, क्या करने के लिए, वेट्स एडजस्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये इसकी मोटी मोटी चीज़ें हैं। फॉरवर्ड पास है, हर दफ़ा हम जो है ना एक लॉस फंक्शन यानी कि एरर कैलकुलेट करते हैं। लॉस फंक्शन का मतलब एरर कैलकुलेट करना। ठीक है। बैकवर्ड पास है और वेट अपडेट करना, ये सारे इसमें। अम, इसमें कुछ ऑप्टिमाइजर्स हैं, जैसा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ये किस लिए यूज होता है, टू कैलकुलेट द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ वेट्स। ठीक है। अगर वेट्स अगर बढ़ाने से आपकी एरर कम हो रहा है तो आप कम करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर कम करने से, वेट्स कम करने से अगर एरर कम हो रहा है तो आप कम करते रहेंगे। तो जिस डायरेक्शन में होगा। इस तरह बहुत सारे और मेथड्स भी हैं, जैसे मिनी बैच है, एडम है, आरएमएस प्रॉप है। ठीक है। स्पेशलाइज जो कुछ इसके अलावा, ये तो है जनरल आर्किटेक्चर और स्पेशलाइज आर्किटेक्चर्स जो एग्जिस्ट करते हैं कुछ। इसमें कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स वेरी पॉपुलर। ये नॉर्मली इमेज डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इसमें हम डिटेक्ट करते हैं स्पेशल फीचर्स को। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स इज आल्सो वेरिएंट ऑफ डीप डीप लर्निंग। ठीक है। ये सिक्वेंशियल डाटा के लिए यूज होता है। आरएनएन जो है वो सिक्वेंशियल डाटा के लिए हम यूज होता है, और it maintains the hidden states across time steps. Then LSTM, long short term memory। ठीक है। ये आरएनएन की एक इम्प्रूव फॉर्म है जो कि हैंडल करती है लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को। ठीक है। फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स हैं। ट्रांसफॉर्मर्स बड़े पॉपुलर हैं आजकल, जितने भी आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं, एलएलएम वगैरह, जनरेटिव एआई के टूल्स वगैरह। ठीक है। जीपीटीज आप यूज़ कर रहे हैं। तो अटेंशन बेस्ड आर्किटेक्चर है इसका।
गैन्स जनरेशन जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स एंड गैन्स का भी ना बहुत ज़्यादा रोल है आजकल के। गैन होता है नया डाटा जनरेट करने के लिए बेसिकली। ठीक है। आपके पास एग्जिस्टिंग डाटा है। ठीक है, आपके पास इमेजेस हैं, क्रॉप के इमेजेस हैं, तो क्रॉप के इमेजेस से आप चाहते हैं आप मजीद कोई सिमिलर इमेजेस जनरेट करना, तो उसमें गैन वगैरह की टेक्निक्स यूज होती हैं। ऐसा इसके अलावा ऑटो इनकोडर्स है जो कि इनकोड करते हैं डाटा को लो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ये कंप्रेशन के लिए और डी नॉइजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम कब यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, और ऐसे सिस्टम बनाने के लिए जो ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सके, इंटरप्रेट कर सके। आपके जितने भी आजकल जनरेटिव एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे एनएलपी के मतलब प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। इसमें जो टास्क हैं, जैसा टास्क टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, जैसा स्पैम डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन है, जैसे पर्सन है, प्लेस है, क्या है, मशीन ट्रांसलेशन है, सेंटिमेंट एनालिसिस है कि कोई ऑनलाइन आप देखते हैं या किसी की ऑडियो या वीडियो सुनते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको कैटेगराइज कर देते कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या क्या है। ठीक है। क्वेश्चन आंसरिंग है, टेक्स्ट समराइजेशन है, स्पीच रिकग्निशन है, ये सारे जो है वो आपके एनएलपी से रिलेटेड टास्क हैं। और आप आजकल जो यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हमारे मेजोरिटी ऑफ टास्क जो एनएलपी के डोमेन में फॉल करते हैं। अम, ये टेक्स्ट इसके मेथड्स हैं एनएलपी के ट्रेडिशनल मेथड्स में। बाओ है, बैग ऑफ वर्ड्स। इट रिप्रेजेंट्स टेक्स्ट एज वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट्स। ठीक है। हम सिर्फ ना तमाम वर्ड्स एक जगह पर डाल देते हैं और हम उनके ऑर्डर को और कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे, ये बैग ऑफ वर्ड्स है। ठीक है। um, लेकिन कुछ वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो उसके लिए अगर वो उसको वर्ड्स को उनकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से देखा जाए। ठीक है। और उसके लिहाज से उनको वेटेज दी जाए तो उसके लिए टेक्निक्स है टी एफ आई डी एफ। जैसे एन ग्राम्स है विच कैप्चर्स द सीक्वेंस ऑफ एन वर्ड्स टू प्रिजर्व सम लोकल कॉन्टेक्स्ट। ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश करने के लिए होती है। वर्ड टू वेक के नाम से एक एल्गोरिदम है। एंड ये बेसिकली एम्बेडिंग में भी आता है, एलएलएम में भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है वर्ड की। यानी कि कोई दो वर्ड्स आप आपस में अपीयर होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है। दिस इज आपको जनरेटिव एआई में जो चैट जीपीटी कुछ जनरेट करके देता है तो वो इसकी बेस पे वर्ड इसकी बेस पे करके देता है कि वो कहता है ये एक वर्ड है आपने जो क्यूरी में से दिया, इसके इर्द गिर्द कौन कौन से वर्ड्स हैं वो उनको अपनी डेटाबेस में देखता है। उसके मुताबिक आपको टेक्स्ट फिर जनरेट कर कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश कर। ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में क्या जाऊँ। इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो कि चैट जीपीटी और बहुत सारे क्लॉड या जेमिनाई झारे में बेसिकली यही आर्किटेक्चर्स हैं एनएलपी के। एंड इसमें जो बड़े पॉपुलर हैं आप देखें तो ये स्केल ट्रांसफॉर्मर्स जो कि जीपीटी फोर क्लॉड और जेमिनाई में हैं। ठीक है। इनमें पैरामीटर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी खासी तादाद है जिन पे इनको ट्रेन किया गया। इसके अलावा आपके पास ऑटो रिग्रेसिव मॉडल भी हैं, जैसा जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अम, तो ये इनके बारे में है। अब एथिक्स के बारे में आते हैं तो एथिक्स इन्वॉल्व बहुत सारे लोग ये बड़ा डिबेटेबल किस्म का टॉपिक है क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि सिस्टम्स हमारे आसानी के लिए पैदा किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो हमें इनको वी मस्ट बी फ्री टू यूज़। आपने अक्सर देखा होगा बचपन में या बोर्ड के एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाएंगे थी, हालांकि वो आपकी आसानी के लिए। लेकिन जो सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, उनका ये ख्याल होता है कि मैथमेटिक्स में अगर आप कैलकुलेटर से सब कुछ कर लेंगे तो आपकी कोग्निटिव एबिलिटीज जो है ना वो
पॉलिश नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर एआई। आप एआई से बहुत कुछ करवा रहे हैं, स्क्रिप्टिंग करवा रहे हैं, डिजाइनिंग करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा। लेकिन अगर आप उस कैरियर के उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लर्निंग फेज में है या इनिशियल फेज में है, तो तभी अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो तब आप लर्न नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं एज अ टीचर इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इट इज़ वेरी मच मतलब गुड फॉर मी, क्योंकि मेरा टाइम सेविंग हो रही है। मैंने ये सब चीज़ें मैनुअली पहले कर चुका हूँ, लेकिन आपने मैनुअली नहीं की, तो आपको राइट एंड रॉन्ग का जो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा। बहन, तो बायसेस किस किस्म किस्म के आ सकते हैं। हिस्टोरिकल बायस हो सकता है कि हिस्टोरिक ट्रेनिंग डाटा जो है ना वो आपका पुराना है, इसकी बेस पे आपने किया हुआ है, जैसा जेंडर पे गैप वगैरह। सैम्पलिंग बायस कि ट्रेनिंग डाटा जो है ना वो फुल पॉपुलेशन को प्रेजेंट नहीं कर रहा, जैसा हेल्थ केयर मेथड्स है जो अंडर रिप्रेजेंटेटिव है। मेजरमेंट बायस है, एग्रीगेशन बायस है, डिप्लॉयमेंट बायस है, फीडबैक लूप बायस है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के बायसेस हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो रिस्पॉन्सिबल एआई का प्रिंसिपल आते हैं कुछ, कि आप रिस्पॉन्सिबली एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें ना कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स हैं, उसमें फेयरनेस है। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेसी, रोबस्टनेस और सस्टेनेबिलिटी। दीज आर द प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई। ठीक है, ये क्या क्या है, ये सारे इधर लिखे हुए हैं। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। ठीक है। फिर एक एक्सप्लेनेबल एआई है। एक्सप्लेनेबल एआई ये कि आपने मॉडल की इनपुट से लेकर आउटपुट तक मॉडल ने जो भी किया, ट्रेनिंग, टेस्टिंग और बीच में जो भी प्रोसेस आया उसका ट्रांसफॉर्म किया, उसको एक्सप्लेन करना कि आपकी इस पर्टिकुलर इनपुट से एक पर्टिकुलर आउटपुट तक आप कैसे गए, व्हाई दिस हैज हैपेंड। ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, जैसा लाइम के नाम से है, लोकल इंटरप्रेटेबल मॉडल है। शैप इज़ वेरी पॉपुलर, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हमारे काम भी कर रहे हैं मेरे। शेफ रिलेटिव एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है। हम इसमें हम बेसिकली ना हर फीचर को ना एक कंट्रीब्यूशन स्कोर असाइन करते हैं कि एक um, कोई भी फीचर आपके एक्सप्लेन एक मॉडल में था, मॉडल ने उस पर ट्रेन किया, तो जो वो फीचर था उस वो उसने कितना कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स दैट डिसीजन मेकिंग या टुवर्ड्स द ट्रेनिंग ऑफ दैट मॉडल। तो ये शेप में ये हम बेसिकली करते हैं। इसका ग्रेट कैम है, अटेंशन विजुअलाइजेशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, विच शोज कि एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मर जो है उसको हम टोकनाइज करते हैं एंड उसको देखते हैं कि ओके हाउ फोकस इट इट इज टू इन मेकिंग पर्टिकुलर डिसीजन। ठीक है। एआई गवर्नेंस के बारे से बात की जाए तो यूरोप और अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे अब गवर्नेंस के रूल्स हैं एआई के हवाले से, एक्ट्स हैं, लेजिस्लेशन हैं। ठीक है। अम, तो ये इसके बारे में जी की टर्म्स हैं जो हमने यूज़ की, तो ये आप देख लीजिएगा एंड दैट्स इट।